डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10th का विज्ञान विषय का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। इस अध्याय में हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी अपने माइंड सेटअप को मोबाइल स्क्रीन से कनेक्ट कर लीजिए, अर्थात अपना ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर रखिए। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। वह सूर्य, जैसे सूर्य उदाहरण के तौर पर। ऊर्जा की आवश्यकता खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों एवं कृषि कार्य में। ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण: प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उच्च कैलोरीफिक माप, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को प्रदूषित न करे। यह ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। अब ईंधन, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन के गुण: उच्च कैलोरीफिक माप, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले, भंडारण व परिवहन में आसान हो। ऊर्जा के स्रोत: ऊर्जा के स्रोत पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक मतलब गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा बायोमास और पवन ऊर्जा, ये तो है पारंपरिक स्रोत। और वैकल्पिक स्रोत या गैर पारंपरिक स्रोत: सौर ऊर्जा, सौर कुकर, सौर पैनल, समुद्रों में ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, यह है गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत: ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन बायोमास, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन सीमित भंडारण या अनवीकरणीय स्रोत हैं। भारतवर्ष में विश्व का 100% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान में दर से खर्च करने का अधिकतम 250 साल तक बने रहेंगे। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानियाँ: जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या क्या हानियाँ होती है और प्रदूषण, इसके बारे में है। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। 2 नंबर, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। अब जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के उपाय: दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना, अर्थात गैसों को वातावरण में मुक्त होने से कम करना। तापीय विद्युत संयंत्र: जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सके। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। जल विद्युत संयंत्र: जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंधित है, क्योंकि जल प्रपातों की
संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। लाभ, जल विद्युत मतलब पानी को ऊपर से गिराकर टरबाइन चलाकर उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। और इसके लाभ, पर्यावरण को हानि नहीं होती है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना भी सुलभ है। ये इनके लाभ है। अब है हानियाँ। पौधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि, बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। सॉरी, इसमें क्योंकि स्क्रीन छोटी है तब अक्षरों का मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से आवासीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, यह इनके हानियाँ। ताप विद्युत संयंत्र की हानियाँ। और आगे है, ये है जनित्र टरबाइन से विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है। जल कपाट यहाँ पर लगा हुआ है, बांध यहाँ बना हुआ है, और ये है जनित्र पावर लाइन। और यहाँ से जल जैसे इसमें घूमता है तो ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनित्र चलता है और यहाँ से विद्युत पावर सप्लाई दी जाती है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। 1 नंबर, जैव मात्रा बायोमास। कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियाँ, अब है, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है। एक तो लकड़ी, अधिक ऊष्मा का न होना। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। अब लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाया जाता है, तो जिसमें से कुछ जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित वाष्पशील पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है और अन्य भी जो भी पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। फिर जो भाग बचता है उसे चारकोल कहते हैं। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्योंकि एक तो बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। गोबर के उपले अर्थात कंडे, उसके बारे में बताया गया है। जैसे गोबर के उपले जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां हैं, जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। एक तो ये बात सही है, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह सस्ता व उत्तम ईंधन बनता है। अर्थात तकनीकी रूप से इस गोबर गैस का में उपयोग करना ही सरल है, क्योंकि वह सीधे जलाने पर तो प्रदूषण उत्पन्न करती, इसलिए इसमें तकनीकी की आवश्यकता है। बायोगैस, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। जैव गैस को संपाचित्र के रूप में बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। यह डाइजेस्टर संपाचित्र और गैस टंकी है, और इधर मिट्टी है और कर्दम यहाँ डाला जाता है और गैस निर्गत होती है यहाँ से, निर्गम टंकी, और जो भी यहाँ से यहाँ डाला जाता है और यहाँ से जो कर्दम निकलता है वो उर्वरक
उर्वरक के रूप में खेतों में डाला जाता है। बायोगैस की लाभ। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता। एक तो यही भी इसका लाभ है। तापन क्षमता का उच्च होना। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। संयंत्र में शेष बची स्लरी नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय है। अब है पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अर्थात वायु से कैसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, पवन चक्की चलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। अर्थात जिस स्थान से वायु जो प्रकाश की किरणों से भूखंड गर्म होता है तो वहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उस स्थान को भरने के लिए अन्य स्थानों से ठंडी वायु वहाँ पर आती है। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर यह क्रम चलता रहता है और इसका लाभ लेने के लिए पवन ऊर्जा बेहतर है, क्योंकि पवन ऊर्जा जिस दिशा से पवन आएगी उस दिशा में अपने आप ये ऑटोमेटिकली घूमकर और ऊर्जा उत्पन्न करेगी। पवनों की गति ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जल को कुओं से खींचने में, अनाज चक्कियों को चलाने में, टरबाइन को घुमाने में जिसमें जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। परंतु एकल पवन चक्की में से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक है। पवन ऊर्जा के लाभ। पर्यावरण हितैषी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। पवन ऊर्जा की सीमाएं। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवन गति की आपूर्ति होना। अत्यधिक प्रारंभिक मतलब शुरुआत में इसकी लागत अधिक होती है। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। कारण जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। 2 नंबर, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु जिससे कि वे लंबे समय तक चल सके। पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण दर को कम करने हेतु। सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, अर्थात सूर्य लाइट रोशनी वही देता है प्रकाश के किरणों के रूप में। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक 1.4 किलो जूल सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर और 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकेंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ। सौर कुकर, सौर जलतापक, सौर सेल। सौर कुकर और सौर जलतापक सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करना।
इसमें सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करना। और सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है, अर्थात सोलर पैनल। सौर तापक युक्तियों में काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधागर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल पर दीवारों पर काला पेंट करते बॉक्स को कांच की शीट से ढकते। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। 2-3 घंटे बॉक्स के अंदर का ताप 100 सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये दर्पण है, ये कांच की प्लेट है और ये बर्तन है, इसमें ये काला किया हुआ पृष्ठ है इसका, और उसमें रुदन ऊपर पराते हैं। लाभ: कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत, प्रदूषण नहीं फैलता है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। और हानियां अर्थात इससे क्या नुकसान है: रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता, बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि ये उसके दर्पण पर सीधा पड़े, तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते। ये इसके हानियाँ। अब सोलर सेल अर्थात सौर सेल। सौर सेल और सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करते हैं। एक पररूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सोलर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सोलर पैनल कहलाती है। सोलर सेल लाभ और हानियाँ: कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है और हानि है उत्पादन की प्रक्रिया महंगी होती है। प्रचलन में 2 नंबर प्रचलन और रख रखाव की लागत अत्यंत कम। 3 नंबर बिना किसी फॉक्सन युक्ति से काफ़ी संतोषजनक कार्य और सुदूर स्थानों से भी स्थापित कर पाना और पर्यावरण हितैषी। ये तो इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशिष्ट श्रेणी से सिलिकॉन की उपलब्धि सीमित। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। सौर सेल के उपयोग: मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है। अब है समुद्र में ऊर्जा: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा: ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। और तरंग ऊर्जा: समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा: ताप में अंतर का उपयोग पृष्ठ जल तथा गहराई जल में ताप का अंतर सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न
करती हैं। अब इनकी हानियाँ: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय की। बांध निर्मित की जा सकने वाले स्थान सीमित है और हानि है तापीय ऊर्जा की, तरंग ऊर्जा की है। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वही संभव है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल हो। और महासागरीय तापीय ऊर्जा की है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन अत्यंत कठिन है। अब है भूतापीय ऊर्जा। भू का अर्थ है धरती तथा तापीय का अर्थ है उष्मा, अर्थात धरती के अंदर की उष्मा। पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थानों के संपर्क में आता है तो ताप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है और उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा के लाभ: इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, प्रदूषण नहीं होता। और हानि है, हानि मतलब भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराइयों में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। अब है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है: नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, विखंडन का अर्थ है टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिकों को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह होता है। कार्यशैली: नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अब नाभिकीय विद्युत संयंत्र: तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कल्पकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरा पार गुजरात, केगा कर्नाटक। नाभिकीय संलयन: दो हल्के नाभिकों सामान्यतः हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो नाभिकीय संलयन कहलाती है। दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का अणु निर्मित करते हैं, इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित हैं। लाभ: नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती। अब नाभिकीय संलयन की हानियाँ: नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों से प्रतिष्ठापित की अत्यधिक लागत, नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है, नाभिकीय अपशिष्टों से समुचित भंडारण तथा निपटान न होने की अवस्था में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा, यूरेनियम की सीमित उपलब्धता। यह है नाभिकीय ऊर्जा की हानियाँ। पर्यावरण विषयक सरोकार: किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों का ध्यान करना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, सस्ता हो, प्रदूषण मुक्त हो तथा ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्धि प्रौद्योगिकी दक्षता हो। दूसरे शब्दों में ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि
कोई स्रोत दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। उदाहरण, सौर सेल का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है, परंतु ये हो सकता है कि युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। कोई अर्थात इसको जोड़ने के लिए कोई न कोई पेड़ पौधों को तो काटना ही होता है कि उस क्षेत्र को, तो वे भी एक पर्यावरणीय क्षति है। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, ये भी सही बात है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा अब हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। मान लो तूफानी क्षेत्र से या किसी भी पर्यावरणीय आपदा से वह नष्ट भी हो सकता है, या उसमें कुछ न कुछ नुकसान आता है, तो उसको पुनः बनाने के लिए लागत तो आती है, तो ये एक तरह की हानि है। इसलिए कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए सभी मतलब हानि मुक्त है, अर्थात उसका कोई न कोई तो हानियाँ होती है। ऊर्जा स्रोत सामान्यतः स्रोत अनवीनीकरण स्रोत और नवीनीकरण स्रोत। अनवीनीकरण वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो ही जाएंगे, ये निश्चित है। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, ये तो एक दिन तो समाप्त होंगी। नवीनीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, अर्थात इसको पुनः नया बना सकते हैं या लगातार कंटिन्यू ये नष्ट नहीं होने वाला है। नवीनीकरण स्रोत ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते। उदाहरण, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। इसी के साथ में हमारा अध्याय 14वां समाप्त हुआ। अर्थात आशा करता हूँ कि ये अध्याय आपकी समझ में आसानी से आया होगा और आपने समझने में पूरी कोशिश की होगी। इसमें सिर्फ समझाना ही था, बस ऊर्जा कैसे, ऊर्जा के बारे में पढ़ना था, क्या ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के सीमित स्रोत क्या है, उसके बारे में नवीनीकरणीय स्रोत व अनवीनीकरण ऊर्जा, बायोगैस, सोलर सेल, इसी के बारे में महासागरीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब हमने पढ़ लिया और आपने भी आसानी से समझा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद पातलिया।